चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार जो चित्तौड़गढ़ जिले में हजारों की संख्या में कार्यरत आशा सहयोगिनी, जिन्हें समय समय पर उनके काम के अलावा भी कई तरह का काम थोप दिया जाता है और उन्हें नहीं चाहते हुए भी यह काम करना पड़ता है या कई बार हंसी खुशी भी वह काम कर लेती है। लेकिन इसके बावजूद गत 5 महीने से उन्हें मानदेय नहीं मिल पाया है और मानदेय यदि उनके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिया जाता है तो कभी 50 रुपए तो कभी 100 रुपए। इससे और कुर मजाक इनके साथ और क्या हो सकता है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में आशा सहयोगियों द्वारा कलेक्ट्रेट से सीएमएचओ कार्यालय तक पैदल जुलूस निकाला गया और बाद में सीएमएचओ कार्यालय के बाद अपनी इन मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले से बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी 5 मार्च गुरुवार को जिला मुख्यालय पहुंची एवं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। यह आशा सहयोगिनी पहले कलेक्ट्रेट स्थित उद्यान में एकत्रित हुई, जहां की सभा का आयोजन किया गया और सभा को जिलाध्यक्ष के साथ ही अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया। आशा सहयोगिनी का कहना है कि उन्हें गत 5 माह से मानदेय नहीं मिल रहा है और उन्हें मानदेय के नाम पर इतनी राशि दी जाती है जिससे कि पूरे महीने का भरण पोषण करना संभव नहीं है। इससे अधिक मानदेय तो और पैसा तो श्रमिकों को मिल जाता है। सरकार का ध्यान लगातार इन मांगों की ओर आकर्षित किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट से यह सभी आशा सहयोगिनी एक जुलूस के रूप में पैदल मार्च निकालते हुए सीएमएचओ कार्यालय पहुंची, जहां की एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा सीएमएचओ को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि अब यदि उनकी मांगों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो उन्हें अपने कार्य का बहिष्कार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा पता ही नहीं चलता कि क्या किसके पैसा है। हमारा जो मनोबल है वो गिरता जा रहा है और काम का पता ही नहीं चल रहा है हमारे को क्या पैसा मिल रहा है, तो फिर काम करने का मतलब ही नहीं रहा हमारे। हाँ सर, और हमारे को ना एक मुश्त और एक फिक्स तारीख को पैसा चाहिए। अभी हमारे सारे त्योहार ऐसे ही खाली गए। आप कल पैसे दिए, कल क्या काम कर सकते? मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आपको देखो ऐसा है, बाकी हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे। पूरा जिला हमारे साथ। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है आपने दिया है, अभी मैंने तो लागू किया नहीं है, नहीं सर, नहीं। ठीक है ना, ये तो वहीं से लागू हुआ है, ठीक है ना, अब लागू है तो उसके लिए लिख देता हूँ। मैंने नहीं मांग की है कि हमको जो पैसा है वो हम काम करने को तैयार हैं। बात ही कर दूंगा। काम करने के लिए मना नहीं कर रहे, हम काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे को काम समय से नहीं करके सर अभी जो हमारे को पोलियो पिलाया था ना उसका पैसा भी हमारे बकाया चल रहा है। ये सब पैसे के वजह से ही वो हुआ नहीं, हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में दूसरों से काम करवाते हैं, हम हमारी जेब से पैसा देके, क्योंकि हमारे साथ भी एक वर्कर था। चरण कपासन ब्लॉक गांव हापाखेड़ी चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट से हम हमारे 4 महीने से पीसीटीएस के पैसे भी नहीं आ रहे हैं और हमारा मानदेय भी नहीं आ रहा है। मुझे 22 वर्ष से 2004 से मैं नौकरी लगी हुई हूँ और हम पुराने भी बहुत हो गए हैं। हमें जब पीसीटीएस का काम ऑनलाइन काम करना पड़ता है, सारा काम हम ऑनलाइन करते हैं और ऊपर से प्रेशर हमारे इतना आता है कि आपको ऑनलाइन काम करना पड़ता है। जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं तब हमारा पैसा बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम आशा सहयोगिनी सभी असंतुष्ट हैं और हमारे जो टुकड़ों में पैसे आ रहे हैं, जैसे कि हर एक्टिविटी के 50 रुपए की हमने एक एक्टिविटी करी तो 50 रुपए टुकड़े में आए, 100 रुपए की एक्टिविटी करी तो 100 रुपए हमारे टुकड़े में आए। 42 दिन की बच्चे की हम जब शिशु बच्ची की विजिट करते हैं तो हमारे 250 रुपए अलग आते हैं। इसलिए हम सभी आशा सहयोगिनी पूरे राजस्थान प्रदेश की आशा सहयोगिनी असंतुष्ट हैं कि हमारा जो भी पैसा है वो एक साथ आए और हर महीने की हमारे 5 तारीख को हमारा पेमेंट एक साथ आए, ताकि हम हमारा घर परिवार व्यवस्थित चलाएं। और हम सब आशाओं का कहना यह है कि हमारा वेतन 26,000 सैलरी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार हमसे उम्मीद रखती है कि हर आशाएं कार्य करती हैं।
जो भी कोई काम होता है तो आशा से उम्मीद रखती है। हम भी सरकार से उम्मीद रखते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उम्मीद रखते हैं कि हमारा भी वेतन 26,000 सैलरी होनी चाहिए। एक मजदूर से भी हम कम हैं और हमें स्थायी करें और हमारी पेंशन जब हम रिटायरमेंट हो तब हमारी पेंशन भी हमें देनी चाहिए, तभी जाके हमारा जो ये 22 साल का जो कार्य है वो कार्य हमारा पूरी विधि विधान से चले। नहीं तो फिर जैसे ये नई लग रही है, पुरानी जा रही है, हमारा वेतन नहीं है, तो हमें भी कम से कम हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए और हमारा जो इंसेंटिव का पैसा है वो टुकड़ों में कभी ना दिया जाए। यही हमारी हम सुबह 10 बजे जाते हैं और वापस आने का ठिकाना नहीं रहता। हमारे को रात की 6 बज जाती वहाँ पे काम करते करते, ये करो ऑनलाइन, वो करो ऑनलाइन। समय नहीं है कि 10 जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का समय है 10 बजे से 2 बजे तक और आशा का जाने का समय 10 बजे का है, लेकिन आने का समय हमारा नहीं है। बीच में हमारे कोई भी मरीज आ जाता है, गर्भवती महिला आ जाती है, टीबी पेशेंट आ जाता है, किसी की स्लाइडें लेके हमें CHC पे जमा करवाना पड़ता है, तो हम 4 बजे भटक के हम 4 बजे 5 बजे घर पहुंचते हैं। हमारा भी निर्धारित समय होना चाहिए और हम यही उम्मीद राजस्थान सरकार से लगाते हैं, भारत सरकार से यही आस लगाते हैं कि हमारा स्मार्टफोन दिया जाए काम करने के लिए, तो हमारा पर्सनल फोन आंगनवाड़ी का ही रहेगा, उसमें हम काम करेंगे। तो ओवर टाइम का कोई पैसा नहीं मिलता है? ऑन टाइम का कोई पैसा नहीं। ये जो समस्या आपकी इतने टाइम से अभी वेतन नहीं मिल रहा, तो अभी हुई या पहले की वर्षों की यदि बात करें? ये हमारे अभी 2025 अक्टूबर महीने से चल रही है समस्या और हम तो यही कहते हैं कि होली पे भी पैसे नहीं आप हमारी बात आगे रखें कि और 2023-24 की बात करें तो उसमें बराबर मिलता था? हाँ, उसमें बराबर पैसे मिल रहे थे, लेकिन सैलरी हमारी कम है। 4,958 रुपए हमें सैलरी मिलती है और हमारा NCD जनसंख्या के ऊपर, जैसे किसी की जनसंख्या ज्यादा है तो वो NCD ज्यादा कमा सकता है और जिसकी जनसंख्या कम है तो उसको 2 या 2,500 रुपए मिलते हैं। तो सरकार से हमारा यही कहना है, यही गुहार है हमारी कि हमें सिर्फ हमें महीने की एक फिक्स तनख्वाह कर दी जाए। 26,000 रुपए हम सभी आशाओं की, पूरे राजस्थान प्रदेश की आशा सहयोगिनी की एक ही मांग है कि हमें 26,000 सैलरी दी जाए। यही हमारे लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, काम करेंगे सरकार का, लेकिन हमारी सैलरी 26,000 रुपए दी जाए और हमारे को फोन काम करने के लिए फोन दिया जाए और न किया जाए। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में जहां तहां आवारा सांड की वजह से कई दुर्घटनाएं घट चुकी है एवं जहां तहां ये मंडराते रहते हैं। स्ट्रीट लाइटें कई बंद पड़ी हुई है, सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है, नालियां कचरे से भरी हुई है और सड़कों की हालत भी काफी अच्छी नहीं कही जा सकती है। और इन कई मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को नगर परिषद के बाहर प्रदर्शन किया गया और बाद में आयुक्त को कांग्रेस हेरिटेज जोन मंडल अध्यक्ष इम्तियाज हुसैन के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के आयुक्त को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि शहर में जहां तहां आवारा सांड के वजह से कई दुर्घटनाएं हो रही है, कई लोग इसे चोटिल भी हो चुके हैं। शहर में सफाई व्यवस्था भी चरमराती जा रही है, कई स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई है तो सड़कों की हालत भी काफ़ी अधिक खस्ता है। स्वच्छता सर्वेक्षण का भौतिक सत्यापन करने के लिए इसी माह केंद्रीय टीम के चित्तौड़गढ़ आने की संभावना है, जिसको देखते हुए चित्तौड़गढ़ नगर में सफाई अभियान को लेकर पूरी ताकत झोंकी जा रही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आती है और रैंकिंग तय होती है तो ही क्यों याद आता है कि सफाई को लेकर पूरी ताकत झोंकी जानी चाहिए। बाकी शहर में क्या हालत है, गली मोहल्लों में, वार्डों में सफाई की क्या हालत है, शहर वासियों से छिपी हुई नहीं है। भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की ओर से प्रति वर्ष होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण का भौतिक सत्यापन के लिए केंद्रीय टीम का इसी माह के अंत तक चित्तौड़गढ़ आने की संभावना है। टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ में रुककर नगर के मुख्य मार्गों की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा। साथ ही सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयों, कचरे के निस्तारण,
लीगेसी वेस्ट के निस्तारण, गीला व सूखा कचरा अलग अलग संग्रहण करने, टिप्परों से घर घर कचरा संग्रहण समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा। रात्रिकालीन सफाई के साथ ही अन्य साफ सफाई, बाजारों में डस्टबिन समेत कई व्यवस्थाओं का मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान फोटो और वीडियोग्राफी की जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर आम जन से शहर की सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक लिया जाएगा, जिसको लेकर नगर परिषद ने अब कमर कस ली है। लेकिन अधिकांश लोगों का कहना है कि अब कमर कसने का क्या फ़ायदा, जब स्वच्छता को लेकर इस तरह की टीम आती है और रैंकिंग तय होती है तब भी जोर शोर से सफाई करना याद आता है। लेकिन शहर की सफाई की हालत क्या है, किसी से छिपी नहीं हुई है। मुख्य मार्गों पर जहाँ की प्रतिदिन कई पर्यटक गुजरते हैं, वहाँ डंपिंग यार्ड बना रखे हैं, जहाँ दोपहर तक कचरा उठाया नहीं जाता है और आवारा मवेशी यूं ही कचरे पर मंडराते रहते हैं, जिनके द्वारा प्लास्टिक का भी सेवन किया जाता है, जिसके कारण कई मवेशियों की मौत हो जाती है। मुख्य मार्गों पर हालत यह है कि नालियों में सफाई नहीं किए जाने से उनकी स्थिति नालों जैसी हो गई है। गली मॉलों की सफाई की स्थिति तो छोड़ दें, जब मुख्य मार्गों पर ही सफाई का हाल बेहाल है तो गली मॉलों में क्या स्थिति होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। होली के अवकाश के पश्चात विधानसभा का सत्र फिर से शुरू हो गया और सत्र शुरू होने के बाद गुरुवार को निम्बाड़ा के विधायक शेरचंद केपलानी और कपासन के विधायक अर्जुन लाल जिनगर द्वारा विभिन्न मुद्दे विधानसभा में उठाए गए और सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया। पहले आपको बताते हैं कि केपलानी ने आखिरकार कौन से मुद्दे उठाए और बाद में जिनगर ने संविदा कर्मियों को लेकर सदन का किस तरह ध्यान आकर्षित किया। सबका मेरे से प्रेम है अध्यक्ष, नहीं आपसे नहीं, जोगाराम जी से, जोगाराम जी से ज्यादा मेरे पे, आपसे तो सभी का है। हाँ अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बिल लेके आए हैं ये जोगाराम जी, इसका नाम जो आपने जन विश्वास विधेयक रखा है, इनको सबसे बड़ी चिड़ उससे क्या, आप सत्ता पक्ष का आदमी कभी भी थर्ड स्टेज पे नहीं बोलता है, नहीं बोलता है। ये बात मैं कह रहा हूं ना आपको, आप अभी 2 मिनट में बोलोगे कि मैं मेरी कहीं भी बात वापिस लेता हूं तो फिर बोलने से क्या फायदा बताओ। नहीं, मैं मेरा सुझाव तो दे सकता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं डोटासरा जी, प्लीज डोटासरा जी, मैं देख लेता हूं। मैं मेरे जीवन की एक घटना भी सुनाऊंगा, 5 मिनट लूंगा अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं लूंगा मैं आपसे। मेरा अध्यक्ष महोदय, मैं जब बोल सकते हैं पहली बार अध्यक्ष महोदय, मैं जब पहली बार विधायक बना था 90 में, मैं यहाँ जयपुर आ गया। मेरे जो क्षेत्र है निम्बाड़ा, वहाँ पर मेरी पॉलिश कटिंग की मशीन है जिसमें पत्थर रख के और पानी डाल के और पॉलिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस के राज में उस समय कानून बना हुआ था, उसमें बॉयलर एक्ट लागू होता था उस पर। मैं यहाँ आ गया, बॉयलर इंस्पेक्टर मेरी मशीन पे पहुँच गया और उन्होंने कहा कि आपका लाइसेंस क्या है, जबकि हमें तो पता ही नहीं लाइसेंस भी बनता है, बॉयलर ही नहीं है तो लाइसेंस किस बात का। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा तुम्हारे सेठ जी एमएलए बन गए तो क्या हो गया, खुदा थोड़ी बन गए। उसने मेरा केस बनाया, केस बनाकर उन्होंने कोर्ट में चालान पेश कर दिया मेरा। मजिस्ट्रेट ने भी कहा भाई ये बॉयलर नहीं है, लेकिन वो इंस्पेक्टर इतना आड़ू था, वो अड़ गया उनसे। अध्यक्ष महोदय, मैं नंदलाल जी मीणा उस समय मंत्री थे उस विभाग के, मैं उनसे मिला, मैंने कहा ये कौन सा एक्ट है जहाँ बॉयलर नहीं वहाँ लागू, कह रहे तो बड़े पुराना है। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री माने भैरव सिंह जी शेखावत साहब पास गए, शेखावत साहब को मैंने बात बताई, उसमें डोटासरा जी क्या था, सजा और जुर्माना दोनों चीजें थी उसमें, सजा या जुर्माना नहीं था। तो मुझे 6 महीने के लिए तो जेल में जाना पड़ता, बॉयलर नहीं होने के बाद भी। तब मुझे लगा कि वास्तव में समय समय पर नेता बन जाते, हाँ जाते तो और बड़े नेता बन जाते। यूं तो मैं ये तो 25 से आसन की व्यवस्था नहीं दे रहा मैं तुम्हें। आप तो आड़ू इंस्पेक्टरों को दोबारा ज्यादा अधिकार दे रहे हो क्या, जो आड़ू इंस्पेक्टर। मेरी बात तो पूरी होने दो, इनकी बात तो, ये जितने भी कानून है ना सज्जन आदमी, ये कानून सब आपके राज में बनाए हुए।
मेरा अध्यक्ष महोदय, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, वो कानून भी चेंज हो गया ना, आप लोगों को सुविधा ही मिल गई। अभी जो 11 कानून ये बना रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ राजस्थान के करोड़ों लोगों को इससे फायदा होगा। जो आप आरोप लगा रहे हो ना, बिल्कुल गलत है। हमारे मुख्यमंत्री जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। मैं खाली आदरणीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ। एक कानून है एनडीपीएस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट की धारा 29, हालांकि वो एनडीपीएस एक्ट भारत सरकार का है और अपने यहाँ जो हमारे यहाँ डोडा चूरा हमारे यहाँ निकलता है वो उससे भी लागू होता है, हाँ, 8/29। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, जोगाराम जी को ऐसे कई चीज़ें पता ही है, ऐसे केस लड़ भी चुके हैं, वकील रहे हैं, तो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस तरह का सामंजस्य करे, क्योंकि उसमें 8/29 में अध्यक्ष महोदय एक व्यक्ति तस्करी करते हुए डोडा से पकड़ाता है, वो 25 के झूठे नाम ले लेता है, उसके दुश्मन के नाम ले लेता है और वो फिर वही उससे वसूली शुरू हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, उस एक्ट में भी केंद्र से बातचीत करके सामंजस्य लाके, हालांकि आप जो कानून बना रहे कहने को तो बहुत बातें हैं, बहुत अच्छा आपने काम किया है, निश्चित रूप से इससे राजस्थान। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव राजस्थान सरकार में कार्यरत संविदा एवं अस्थायी रूप से लगाए गए कार्मिकों को स्थायी करने के क्रम में महोदय, उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार में कार्यरत संविदा व अस्थायी कार्मिक जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से लंबे समय से सेवाएं दे रहे हैं तथा उन्हें स्थायी करने या विशेष पे ग्रेड बनाकर स्थायी नौकरी दिलवाने हेतु राज्य सरकार के समक्ष कई बार धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है। प्रदेश में पंचायत राज विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, ऊर्जा विभाग, कृषि विभाग, खनिज विभाग, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, राजीविका विभाग, इनके अलावा भी कई विभागों में अस्थायी रूप से हजारों की संख्या में कार्मिक लगे हुए हैं तथा एजेंसी वाले अस्थायी कार्मिकों का शोषण करते हैं तथा समय पर वेतन भी नहीं देते हैं तथा तय मानदेय से भी कम राशि देकर कार्मिकों का शोषण करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि राजस्थान सरकार में संविदा एवं अन्य एजेंसियों के द्वारा लगाए गए अस्थायी कार्मिकों को स्थायी नौकरी देवें या राजस्थान सरकार स्पेशल पे ग्रेड देकर इनका स्थायीकरण कराने की कृपा करावें। धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में गत कई समय से बच्चों के अपहरण को लेकर कई तरह की अफवाहें न केवल उड़ाई जा रही है बल्कि कई ऐसे संदिग्ध लोगों की पिटाई भी की जा रही है, जबकि अब तक किसी भी पुलिस थाने में किसी भी बच्चे के अपहरण को लेकर कोई मामला न तो दर्ज हुआ और न ही किसी बच्चे का अपहरण किया गया। लेकिन केवल संदेह होने पर ऐसे लोगों के साथ गंभीर रूप से मारपीट की जा रही है। इसी तरह चित्तौड़गढ़ में एक महिला के साथ लोगों ने इतनी अधिक मारपीट की कि उसे लहूलुहान कर दिया। सवाल यह उठता है कि आखिरकार लोगों को किसने अधिकार दिया कि यदि इस तरह कोई संदिग्ध महिला है तो उसके साथ इस तरह मारपीट की जाए कि उसे लहूलुहान कर दिया जाए, और यदि इस महिला के साथ कुछ हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता। यदि किसी तरह का कोई संदेह भी था तो पहले पुलिस को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए, न कि कानून को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में गत कुछ दिनों से बच्चों के अपहरण को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं वायरल हो रही है एवं कई लोगों के साथ संदेह के कारण मारपीट भी की जा रही है, जबकि अब तक किसी भी बच्चे के अपहरण को लेकर यदि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की बात करें तो न तो पुलिस कोतवाली में और न ही सदर पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है।
लेकिन लोगों का कहना है कि कुछ स्थानों पर ऐसे संदिग्ध लोगों द्वारा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चों को टॉफ़ी देने के पास अपने पास बुलाया जाता है और उन्हें संदेह है कि यह सभी बच्चा चोर गिरोह में शामिल हैं और इनके द्वारा बच्चा चुराया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ में इसी तरह का संदेह होने पर पंचवटी क्षेत्र में एक महिला के साथ लोगों ने इस कदर मारपीट की कि उसे लहूलुहान कर दिया और मारपीट किए जाने के बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ ले गई। लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस थाना में यह रिपोर्ट नहीं दी गई कि उसका बच्चा चुराया जा रहा था या उसके बच्चे को चुराकर गिरोह के सदस्य कहीं ले गए हैं। फिर सवाल यह उठता है कि केवल इस संदेह पर कि कोई चॉकलेट देने के लिए बच्चों को बुलाया जा रहा है तो मारपीट करना और कानून को अपने हाथ में लेना कहां तक ठीक है। एवं जिस महिला के साथ मारपीट की गई, जिसे मंदसौर का निवासी होना बताया जा रहा है, उसे इतना अधिक मारा गया कि लहूलुहान कर दिया गया। यह तो शुक्र रहा कि महिला के साथ कुछ हुआ नहीं, और यदि महिला के साथ कुछ हो जाता तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होता। और महिला के साथ मारपीट करने वाले, अपने आप को सम्राट समझने वाले लोग भी पीछे नहीं रहे, जबकि उनको कोई अधिकार नहीं बनता था कि वह किसी महिला के साथ मारपीट करें। यदि उन्हें कोई संदेह था तो पुलिस को पहले जानकारी दी जानी चाहिए और बाद में ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए और जांच पड़ताल करने का काम पुलिस का है, न कि आम लोगों का है। और इस तरह की घटना के बाद अब कई तरह की पोस्ट भी वायरल की जा रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में और बताएंगे इन संक्षिप्त समाचारों में कि हिंदुस्तान जिंक के एक प्रस्तावित खाद कारखाने को लेकर जन सुनवाई होनी है और उसको लेकर ग्रामीणों में पहले से ही आक्रोश व्याप्त होने लगा है, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा गुरुवार को अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया। शिवालिक विहार समिति चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में कॉलोनी में त्रिदिवसीय रंगोत्सव समिति के अध्यक्ष कमल खटोर के संयोजन में मनाया गया। इस अवसर पर होलिका दहन के साथ ही होलिका पूजन एवं अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में शिवलिक कॉलोनी विहार कॉलोनी के साथ ही हर्षनगर, दिवाकर नगर, रूपनगर एवं अन्य आसपास कॉलोनी वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राजस्थान शतरंज संघ की नवगठित कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया, जिसमें अध्यक्ष बीकानेर के लक्ष्मण राघव बनाए गए, जबकि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में चित्तौड़गढ़ के नीलेश बलराव को मनोनीत किया गया एवं अन्य पदों पर भी इसका चयन किया गया। वेदांता समूह की हिंदुस्तान जिंक कंपनी द्वारा बिलिया गांव के समीप बनने वाले नए उर्वरक संयंत्र की आगामी 10 मार्च को आयोजित जन सुनवाई से पहले ही ग्रामीणों का आक्रोश सामने आने लगा है, जिनके द्वारा जिला कलेक्टर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नए संयंत्र को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिए जाने को लेकर कई उदाहरण पेश किए जा रहे हैं। कई लोगों द्वारा इस संबंध में सांसद हनुमान बेनीवाल से भी भेंट कर उन्हें इस जन सुनवाई के दौरान आने का आग्रह किया गया। हालांकि सांसद के इस दौरान आने की संभावना नहीं के बराबर है। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।